नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप अपने घरों में एकदम सेफ और एकदम बढ़िया हैं। हम भी यहाँ पे एकदम सेफ और एकदम बढ़िया है। तो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि ऑडिट के अंदर स्टैंडर्ड्स कैसे याद किए जाते हैं, कैसे हम एक दिन में छोटे से टाइम पीरियड में 15 से 20 मिनट में एक पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को रिकैप कर सकते हैं। तो मैं एक स्टैंडर्ड आप आज लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। ऑडिट कैसे पढ़नी है, ऑडिट में कैसे एग्जामिशन लानी है, ऑडिट में मैं कैसे एग्जामिशन लाया था, इसका डिटेल में पूरा एक वीडियो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। 10 से 12 मिनट का वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप पहले उसको देख सकते हैं कि ऑडिट को पढ़ना कैसे है, कौन कौन सी चीजें पहले करनी है, कौन कौन सी चीजें बाद में करनी है, वो सारी मैंने वहां पे डिटेल में आपको बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 10 से 15 मिनट में या 15 से 20 मिनट में हम एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड याद कर सकते हैं। तो चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा SA स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कौन से नंबर का, SA 500। सबसे पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए। SA 500 हमारा कौन सा है, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस। देखो मेरी बात सुनना, आप गलती क्या करते हो, आप स्टैंडर्ड को रटने की कोशिश करते हो इंस्टेड ऑफ उसको समझने की। अगर आप स्टैंडर्ड को समझने पे जाओगे ना तो दिक्कत ही नहीं आएगी। क्वेश्चन पूछता कुछ और है, आप बताते कुछ और हो, फिर बोलते ऑडिट में मार्क्स नहीं आते। ऐसा नहीं है, उसके क्लियरिटी पे जाओगे वो पूछ क्या रहा है, आपको बराबर मार्क्स देगा। ये बात गलत है कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता, बस वो आपसे कुछ अच्छे पॉइंट्स चाहता है। तो वही चीज आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऑडिट एविडेंस होता क्या है। SA 500 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 500 ऑडिट एविडेंस। एनी इंफॉर्मेशन, एनी ओरल इंफॉर्मेशन, रिटन या विजुअल इंफॉर्मेशन, एनी एविडेंस, ओरल, रिटन या विजुअल, आंखों से देखा हुआ, लिखा हुआ या सुना हुआ, ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है। एनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ रिटन, ओरल, विजुअल, ऑब्टेन बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट which help the auditor in forming the opinion। जो भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा ना, रिपोर्ट कहां देता है सर, वो रिपोर्ट देता है ऐसे 700 ऑडिट रिपोर्ट। शाबाश। ऑडिट रिपोर्ट में जो उसको रिपोर्ट देने के लिए जो भी एविडेंस वो उठाएगा ना, जो भी इंफॉर्मेशन को वो यूज करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन वो ऑडिट के ड्यूरिंग में जा जाके कलेक्ट करेगा, उसी चीज को बोला जाता है ऑडिट एविडेंस। क्या बोला जाता है, ऑडिट एविडेंस। अच्छा सर, मतलब मैंने कुछ सुना, शाबाश, मैंने कुछ रिटर्न में देखा, नहीं रिटर्न में पढ़ा हुआ दिखा, या मैंने कुछ देखा, कुछ भी जो ऑडिटर को या रिपोर्ट देने में काम कर देना, वही ऑडिट एविडेंस है। वही क्या है हमारा ऑडिट एविडेंस। एनी इंफॉर्मेशन, एनी मतलब एनी सर वो घर पे इंफॉर्मेशन ले लेते हो मेरे बच्चे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के ड्यूरेशन में उसने कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी, चाहे रिटन, चाहे ओरल, चाहे विजुअल, कैसी भी हो, अगर उसको वो हेल्प कर रही है इन फॉर्मिंग द ओपिनियन, उसको बोला जाता है ऑडिट एविडेंस। क्या बोलते हैं उसको अपन, ऑडिट एविडेंस। एनी ओरल, रिटन, विजुअल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट विल हेल्प द ऑडिटर इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन। सर ओपिनियन क्या होता है, क्या होता है, सब 700 में पढ़ना। अभी ये ध्यान दो, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस। अब जब ऑडिटर ऑब्टेन करेगा ना, तो ऑडिटर को दो चीज का ध्यान देना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट भी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट। सर क्या मतलब होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का, अरे कितने एविडेंस लूं, मुझे बताओ। ऑडिट करने गया, मैं ऑडिट करने गया, कंपनी का 5 ले लूं काफी है, नहीं 10 ले लूं काफी है, 500 ले लूं वो जगह हो गया, कितने लूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सफिशिएंट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी बोलती है क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट बोलता है क्वालिटी। देखो कुछ एविडेंस तो ऐसे होते हैं जो इतने पुख्ता सबूत होते हैं, मतलब इतने अच्छे सबूत होते हैं, वो 5 में ही काम कर जाएंगे। और कभी कभार छोटे 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 सबूत मिलके आपको केस सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, आपको ऑडिट रिपोर्ट हेल्प करने में करते हैं। तो ऑडिटर जब भी ऑब्टेन करेगा ना एविडेंस, वो सफिशिएंट भी होने चाहिए एंड अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। सफिशिएंसी रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कितने ज्यादा लेने हैं, एंड अप्रोप्रिएट रहता है क्वालिटी। तो सर कितने रहते हैं बेटा, ये डिपेंड करता है केस टू केस, आप किस चीज की ऑडिट कर रहे हैं और कहाँ ऑडिट कर रहे हैं, दोनों चीजें। अगर आपको कोई छोटी सी चीज है तो थोड़ी बहुत ही काम आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा किसी के CEO पे कोई एलिगेशन है, कंपनी ने बहुत ही बड़ा फ्रॉड कर दिया, तो आपको ज्यादा भी चाहिए होंगे और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस की।
तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला कि ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या ध्यान देना है, मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, उसके बाद जो मैंने आपको बताया वो कौन सा था, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएट ऑफ ऑडिट एविडेंस। बोलो यहां तक बात समझ भाई? हाँ सर ये तो बात बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ भाई। अब मैं है ना आपको ऑडिट एविडेंस ये जो पूरा ऐसे है लाइन से नहीं करवा रहा, मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूं कि आपको किस तरीके से जल्दी भी हो जाए और आप इसको याद भी कर पाओ। जो अगला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा ना वो है मेथड्स, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। सर ये मेथड कैसे ऑब्टेन है, मतलब कौन कौन से मेथड से मैं ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन कर सकता हूं, मैं कौन कौन से मेथड को अप्लाई करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूं, व्हाट आर द मेथड, तरीके कौन कौन से तरीके हैं ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के, व्हाट आर द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ये जो ऑडिट एविडेंस है ना जो ये ऐसे 500 ने बनाया है, इसके मेथड क्या है, कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, व्हाट आर द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। तो मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, लाइफ इज अ रेस, अगर एविडेंस चाहिए तो रेस में भागो। सर सुना सुना लग रहा है, 3 इडियट में सुना था लाइफ इज अ रेस, अगर तुम नहीं भागोगे तो वही वाली चीज है। कौन से मेथड होते हैं, कुछ याद नहीं रखना, बस एक चीज बोल दो मेरे साथ, लाइफ इज अ रेस। बहुत बढ़िया, एक ही मेथड है, रेस लगाओ ऑडिट एविडेंस ले जाओ, रेस लगाओ ऑडिट एविडेंस ले जाओ, रेस, लाइफ इज अ रेस। तो व्हाट आर द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, रेस। क्या याद रखना है आपको, बस रेस। सर वो रेस 3 रेस 2 क्या, अरे नहीं मेरे बच्चे बस तू इतना से आधा रेस, ठीक है। आर से सबसे पहला हो जाएगा कौन सा, आर, पहला होता है री परफॉर्मेंस। री परफॉर्मेंस का मतलब होता है कभी कभार क्या होता है जो ऑडिट आप करने गए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बने हुए देख रहे हो, प्रोसीजर वो तो मैनेजमेंट ने लगाए होंगे, अब मैनेजमेंट पे आप पे भरोसा नहीं है। देखो मैं क्या किया, मैनेजमेंट ने ऐसा लिख रखा है 7,500 इंटू 5 प्लस 2,500 माइनस 20 लाख प्लस 30 लाख और इक्वल टू में उसने कुछ चीज लिखी हुई है। देखो इसको कैलकुलेट करो आप एक बार, यहां पे समझो कि ऑडिटर ने क्या कर रखा है, जो ऑडिटर ने चेक किया यहां पे मैनेजमेंट ने लिख रखा है समझो 50 लाख, कितना लिख रखा है 50 लाख, और यहां पे लिख रखा था समझो 38 लाख, मैनेजमेंट ने लिख रखा है 50 लाख। अब या तो ऑडिटर इस पे बात कर ले, ऑडिटर बोलता है ना भाई ना, अपन तो अपना मेथड खुद लगाएंगे, कौन सा, री परफॉर्मेंस। ऑडिटर ने खुद ने कैलकुलेट किया, बोले लाओ भैया कैलकुलेटर लाओ, 7,500 इंटू 5 प्लस 2500 प्लस 30 लाख प्लस 38 लाख माइनस 20 लाख। ओ बेटी ये तो डिफरेंस आ गया। ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन किया कि ये लोग कैलकुलेशन में गलती करते हैं, कैसे करी, ये मेथड था री परफॉर्मेंस। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस को वापस चेक कर सकता है, कोई भी काम किया हुआ है उसको दोबारा से चेक कर सकता है। तो मुझे बताओ पहला मेथड कौन सा हुआ, री परफॉर्मेंस। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, आर से कौन सा हुआ, री परफॉर्मेंस। ए से हो जाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये क्या होता है, देखो बच्चों इसके लिए क्या ना अलग से स्टैंडर्ड भी बनाया हुआ है, लेकिन आपको एनालिटिकल प्रोसीजर एक बात बता दूं नॉर्मल सी, कभी कभार ऑडिटर को जैसे डाउट हो जाता है ना तो ऑडिटर उसकी डिटेलिंग में चल जाता है, तो किसी भी चीज को फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग से जाके चेक करना चाहता है ना, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने को ही क्या बोलते हैं अपन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एक एक चीज को चेक करने पे, तो ये हो जाता है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। आर से री परफॉर्मेंस, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, सी से हो जाता है री कैलकुलेशन। सर ये तो आपने रीकैलकुलेशन करा दी थी, हाँ जी मेरे बच्चों ये चीज तो हो गई आपकी कौन सी, री कैलकुलेशन। और री परफॉर्मेंस का मतलब हो जाता है, देखो इधर ध्यान से देखना, ये तो मैंने कैलकुलेशन पार्ट जो मैंने आपको बोलता है री परफॉर्मेंस, दैट इज री कैलकुलेशन। ये कौन सी है, यही बच्चे गलती कर जाते हैं, री परफॉर्मेंस को छोड़ देते हैं री कैलकुलेशन। इसीलिए मैंने पहले ही करके दिखा दिया कि आप लोग कहां गलती करते हो, री परफॉर्मेंस और री कैलकुलेशन। ये जो चीज अपन ने करी थी ना ये था कैलकुलेशन दोबारा से करना, क्या करना, री कैलकुलेशन। सोचो ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला जा रहा है, जब हम मटेरियल डालते हैं मशीन में तो अगर 100 kg डालते हैं ना तो 95 kg तो डलता है और बाकी 5 kg वेस्ट में चल जाता है, और इस 5 kg में से हमारे को कुछ नहीं बचता और आउटपुट भी कितना निकलता है हमारे पास, 20 kg। ये चीज बोली मैनेजर्स ने,
तो ऑडिटर बोलता है आओ करके देखते हैं, ऑडिटर ने खुद ने करवाया, दैट इज री परफॉर्मेंस। कोई भी एक्टिविटी को दोबारा से परफॉर्म करा के चेक करना। जैसे आप नहीं बोलते, घर वाले बोलते हैं ये चीज चल नहीं रही, आप बोलते हैं मेरे सामने चला कर दिखाओ, इसको बोलते हैं री परफॉर्मेंस। कोई काम को दोबारा से करना। और सी से कौन सा था, री कैलकुलेशन। कौन सा हो जाता है, री कैलकुलेशन। और लास्ट जो हमारा आ जाता है ई से हो जाता है, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर ये क्या होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन? एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब हो जाता है, देखो मेरी बात सुना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब हो जाता है बाहर वाले से कोई क्वेरी रेज करना ताकि कंफर्मेशन ले लूं। जैसे आप लोगों ने अपने पापा को बोला कि पापा पापा 15,000 रुपए दे दो, ऑडिट की फीस पे करनी है, वो एल लाइन में जाके क्लासेस देखनी है। आपके पिताजी ने आपको पैसे दे दिए लेकिन भरोसा नहीं था। वैसे ही ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछ तो लिया, मैनेजमेंट ने बोला हमने 15,000 रुपए हमारे उस बंदे को दिए थे। तो पापा ने क्या किया, सीधा एल लाइन कंपनी में फोन करके पूछ लिया कि क्या हमारा बच्चा आपके पास रजिस्टर है नहीं है, कंफर्मेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। सेम तरीके से ऑडिटर क्या करता है, आपकी कंपनी के डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन लोगों से कंफर्मेशन लेता है। बैंक से पूछ सकता है, आपकी बुक में दिख रहा है बैंक बैलेंस 50,000, ऑडिटर ने बैंक वाले को चिट्ठी लिख दी, कॉल कर दिया, ए 50,000 का बैलेंस है नहीं है, मैं ऑडिटर हूं इस कंपनी का, बता। बोले हाँ सर जी 50,000 का बैलेंस है। तो मतलब ठीक है, मेरे बच्चे ने एकदम सही चीज दिखा रखी है, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बोलो मेथड समझ में है? इसके अलावा आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। सर ऑब्जर्वेशन क्या होता है? कोई भी चीज चल रही थी, मैं पहली बार जाके देखने लग गया। स्टॉक काउंटिंग चल रही थी, मैं जाकर देखने लग गया कैसे स्टॉक काउंटिंग करते हैं। चीटिंग 5-5 का बंडल बनाते हैं, इंडिविजुअल चेक करते हैं 100-100 के बंडल में, कहीं हेरा फेरी तो नहीं हो रही, ऑब्जर्वेशन। इंक्वायरी कर सकते हो, दया दरवाजा तोड़ दो, ऐसे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं आप जा जाके, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। बोलो बात समझ में? बस छोटी सी बात याद रखनी आपको, मेथड पूछ ले तो रेस, ठीक है जी सर समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये जो ऑडिट एविडेंस है इनकी रिलायबिलिटी कैसे पता करें कि कब ज्यादा लेने हैं कब कम लेने हैं, ये रिलायबल है या नहीं। मेरे को एक बात बताओ, जीतने के लिए इंडिया टीम को 20 रन चाहिए, बैटिंग कर रहा है आशीष नेहरा, तो आप क्या बोलोगे, गया मैच। रिलायबल नहीं है बैटिंग में। जीतने को 20 रन क्या 30 रन चाहिए, लेकिन लास्ट प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं धोनी या फिर कोहली, आप बोलोगे चांसेस हैं जीतने के। भाई जब तक धोनी है होप है, विराट कोहली स्टार्टिंग से खेलता रहा है, मैच तो जिता ही देगा, दैट इज रिलायबिलिटी। आप किस पे भरोसा कर सकते हो, 3 बॉल तो निकाल ही देगा धोनी, इतना तो खेल चुका वो, दैट इज रिलायबिलिटी। तो कैसे ऑडिट एविडेंस को परखा जाता है कि वो रिलायबल है या वो रिलायबल नहीं है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ओरिजिनल एविडेंस आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी या जेरोक्स। ओरिजिनल तो ज्यादा ही कैसे होंगे रिलायबल। एक मैं आपको कोई ओरिजिनल चीज लाकर दे दूं, उस पर आप ज्यादा भरोसा करोगे या किसी चीज की फोटोकॉपी पे? सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल होते हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ओरिजिनल ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू फोटोकॉपी। सेकंड, एविडेंस obtained by ऑडिटर हिमसेल्फ। ऑडिटर ने जो खुद ने एविडेंस चूज किए ना, मतलब खुद ने ढूंढे हैं, वो ज्यादा रिलायबल होंगे एज कंपेयर टू किसी और ने ऑब्टेन करके दिए हैं। ऑडिटर की किसी टीम ने या मैनेजमेंट ने बोला कि सर जी ये गलती हमारे को दिखी है, तो ऑडिटर उस पर ज्यादा भरोसा करेगा। ये जो ऑडिटर ने खुद ने देखा है, खुद ने ढूंढा है, उस पर ज्यादा भरोसा करेगा। भैया मेरे को किसी ने आके बोला कि पीछे लड़ाई हो गई कहीं पे कॉलोनी में, तो मैं उसकी बात पे भरोसा करूं या जब मैं जा रहा था मैंने खुद ने वो लड़ाई देख ली? सर खुद की देखी हुई पे ज्यादा भरोसा होगा। तो सेम एविडेंस ऑब्टेन बाय ऑडिटर हिमसेल्फ आर मोर रिलायबल, वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। थर्ड, रिटन एविडेंस आर मोर रिलायबल देन ओरल एंड विजुअल। ओरल किसी ने बोला उससे बेटर है लिखी हुई। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बोला कोई भी चीज समझो कि ठीक है मैं देखो 5,000 रुपये दे दूंगा, कल को मैं मुकर गया, एविडेंस बचा ही नहीं। लेकिन अगर मैंने स्टाम्प पेपर पे लिख कर दे दिया तो आप क्या बोलोगे, ओए हमारे पास रिटर्न में पड़ा है, आपने आंखों से देखा, भरोसा हो गया,
लेकिन डॉक्यूमेंट का काम नहीं करेगा। इसीलिए रिटन एविडेंस हमेशा काम के होते हैं। इसलिए हमारे अकाउंटिंग में भी, हमारे ऑडिटिंग में भी, पूरे सीए में एक ही चीज सिखाई जाती है, पहले लिख फिर दे। हर चीज रिटर्न में लिखना जरूरी होती है। तो रिटन एविडेंस आर मोर रिलायबल देन ओरल एंड विजुअल। फोर्थ, एक्सटर्नल सोर्स एविडेंस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल। मुझे मेरे इंटरनल मैनेजमेंट की किसी लोग ने बता दिया कि ये दिक्कत है, मेरा मैनेजमेंट बता रहा है सर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑडिटर हूं और मुझे बता रहे सर ज्यादा दिक्कत नहीं, 15-20 हजार रुपए की दिक्कत है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और बैंक का बंदा जो थर्ड पार्टी है, मैं ऑडिटर, मेरा क्लाइंट और थर्ड पार्टी, वो मुझे बता रहा नहीं नहीं सर पिछले साल तो 60,000 की दिक्कत थी। एक्सटर्नल वाला ज्यादा रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको हमारे धंधे से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे क्लाइंट और मेरे बिजनेस, उसके एम्प्लॉयज और उसका बिजनेस, वो तो डायरेक्टली इंपैक्टेड है। तो एक्सटर्नल सोर्स से जो मिला जाता है ना, वो ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल। बोलो बात समझ में आई? एक और, पांचवा, इंटरनल एविडेंस आर रिलायबल व्हेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर इफेक्टिव। इंटरनल एविडेंस भी बढ़िया होते हैं, लेकिन आपका आईसीएस बढ़िया होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब है तो आपके एविडेंस काम करेंगे। तो कभी कभार 4 नंबर का एक लड्डू क्वेश्चन आ जाता है जहां पे हम गलती कर देते हैं, तो प्लीज गलती मत करना कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखो सिंपल सी बात, ओरिजिनल बढ़िया होंगे, खुद ने लिए हैं तो बढ़िया होंगे, रिटर्न ज्यादा बढ़िया है, एक्सटर्नल ज्यादा बढ़िया होते हैं, और अगर इंटरनल है तो आईसीएस बढ़िया होगा, तो एविडेंस काम के होंगे, अदरवाइज दिक्कत दे सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आ चुकी है। अगला टॉपिक देखो, ये टॉपिक आपको क्लियर थे, जो इससे पिछला टॉपिक कराया था वो बार बार एग्जाम में आ जाता है। अब एक छोटा सा और कराना है मुझे, होपफुली आपको ये स्टैंडर्ड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मेरी बात सुनना, ऑडिटर्स ड्यूटी, ऑडिटर की क्या ड्यूटी है कि अगर उसने मैनेजर के एक्सपर्ट का काम यूज किया है, देखो एक तो होता है ऑडिटर एक्सपर्ट, एक तो होता है ऑडिटर एक्सपर्ट, और एक होता है मैनेजमेंट का भी एक्सपर्ट। कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट को भी काम थोड़ी करना होता है, और ऑडिटर 12 महीने तो आपके पास रुकेगा नहीं, तो मैनेजमेंट क्या करता है, अपना एक्सपर्ट अलग से बैठाता है। जैसे साइंटिफिक लोग हो जाते हैं, एक्चुअली वाले लोग हो जाते हैं, कभी कभार इंटरनल सीए बैठा देता है, तो ये सारे कौन हो जाते हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट। कौन हो जाते हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट, जो जॉब कर रहा है वो वाला, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो ऑडिटर की क्या ड्यूटी है जब वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम यूज करेगा? तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है, ऑडिटर डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले लेगा अबाउट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट का क्या काम है उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ले लेगा, कॉम्पेबिलिटी चेक कर लेगा, मैनेजमेंट की जो है ना उसकी कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस, मतलब सीसीओ चेक कर लेगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑडिटर क्या चेक करेगा, सीसीओ, कॉम्पिटेंस कि क्या वो कॉम्पिटेंस है, क्या वो केपेबल है, और ऑब्जेक्टिविटी जाके चेक कर लेगा। ये 3 काम चेक कर लेगा, कॉम्पिटेंसी, केपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। और एक और चीज देखेगा कि जो ऑडिटर की एविडेंस है उससे मैनेजमेंट का वर्क जो है वो मिलता जुलता, काम का भी है नहीं, या उठा के ऐसे ही ले आऊं, नहीं, ये सारी चीजें ऑडिटर को चेक करनी पड़ेगी। और एक और देखेगा, अंडरस्टैंडिंग ले लेगा, मैंने आपको बताया था डिटेल अंडरस्टैंडिंग ले लेगा अबाउट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये ऑडिटर की ड्यूटीज हो जाती है कि पहले तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी चेक कर ले, कैपेबिलिटी चेक कर ले, ऑब्जेक्टिविटी चेक कर ले, अबाउट उसके वर्क के बारे में पूछ लेगा, और इसके साथ साथ क्या कर लेगा, वो ये देख लेगा कि रेलेवेंट भी है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक कर लेगा। अब मेरी बात ध्यान रखना, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सीसीओ, कैसे पता करें कि उसकी जो इंफॉर्मेशन यूज करें वो कॉम्पिटेंस है, वो कैपेबिलिटी है, केपेबल है, और ऑब्जेक्टिविटी सही है उसकी, कैसे पता करें मैनेजमेंट एक्सपर्ट की सीसीओ चेक करने के लिए? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कैसे पता करें? तो मेरी बात ध्यान रखना, डिटेल में जाके एक एक चीज निकालनी पड़ेगी, जड़ से उसकी ए, उसकी बी, उसकी सी, उसकी डी, एक एक चीज पता करनी पड़ेगी। सर मतलब
सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यही है, ए बी सी डी डी है सर, बस यही है। हाँ, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सी सी ओ, ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी, बस खत्म। ए से ऑडिटर एक्सपर्ट, ऑडिटर अपने एक्सपर्ट से पूछ सकता है, बता तेरे को क्या लगता है उसकी इंफॉर्मेशन क्या, उसकी सीसी सही है नहीं है। ऑडिटर अपने एक्सपर्ट से बात कर सकता है। ऑडिटर बुक्स पढ़ सकता है रिटन बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अगर कोई बुक लिखी है, कोई मैगजीन लिखी है, या कोई भी उसने चीज ऐसे मिलती जुलती कोई भी चीज पब्लिश करी है, पेपर दिए हैं, उसको जाके पढ़ सकता है, पता पड़ जाएगा कि कितनी अच्छी है। जैसे आप लोग भी तो जोमेटो पे जाके रिव्यूज चेक करते हो होटल वगैरह के, कौन सा बढ़िया है, तो वैसे ये भी कर सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा कैरिंग एक्सपीरियंस विथ प्रीवियस वर्क। जो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, जिंदगी भर से यही काम कर रहा है क्या, पहले कहीं और भी तो काम करता होगा, तो उसका कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। मैं बोलता हूँ मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, 25 साल से रिलायंस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सपर्टाइज बहुत ज्यादा है। तो कैरिंग सीख हो जाएगा, कैरिंग एक्सपर्टाइज विद प्रीवियस वर्क, पुराने वर्क के साथ अपनी क्या है नॉलेज। उसके बाद डिस्कशन किसके साथ, विद दैट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से जाके बात कर लेना, हे एक्सपर्ट आजा फेस टू फेस बातें करते हैं अपन। जैसे सर जॉली वर्सेस स्टेट में था ना, जॉली एलएलबी वर्सेस स्टेट 2, तो पंडित जी और एंड में रूबरू हो जाते हैं, ग्रंथ सुनाओ ये कर दो, एंड बोलते या अल्लाह, हो गया था ना, सच्चाई पता पड़ गई थी। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के साथ आप क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, उसके बारे में उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, ये सारी चीजें। और लास्ट क्या हो जाएगा, डिस्कशन किसके साथ, विद अदर्स, बाकी लोगों से भी डिस्कशन कर लो, बट हु आर फैमिलियर विद द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट के वर्क के साथ फैमिलियर है, उनके साथ आप कर लो। अब इन सब करने के बाद अगर ऑडिटर को लगता है कि भैया कोई मेल जोल है, उसको कोई ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं, तो ऑडिटर ये चीज चेक करेगा कि इस ऑडिट एविडेंस का 700 पे रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या। वो 2 रुपए की गलती कर दिया तो 2 रुपए के चक्कर में क्या रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूं ना। तो ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, अगर ज्यादा आ रहा है तो वो मॉडिफाई रिपोर्ट कर लेगा, ठीक है, तो ऑडिटर अपने एक्सप्लेनेशन के साथ में रिपोर्ट नॉर्मल प्रोवाइड कर देगा। मुझे बताओ, क्या आपको ऐसे 500 के अंदर की बातें पता पड़ी। इसके अंदर मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो होते हैं वो चीज़ नहीं बताई, और मैंने आपको इंटरनल वाली बात नहीं बताई थी, COC वाली बात नहीं बताई थी मैंने आपको। और एक और रह गया था हमारा कौन सा, रिलायबिलिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि वो थोड़े से थ्योरेटिकल में डिटेल में जिनके लिए समझानी है, आपको बस रीड करना है, छोटा सा टॉपिक है, और हमारा स्टैंडर्ड पूरा का पूरा एक साथ खत्म। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ हमें बताइए, सो दैट हम आपके लिए ऐसे ही स्टैंडर्ड्स आगे भी प्रिपेयर करते हुए चले। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताना, डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, और बाकी चीज़ भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।